नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे और एकदम मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों मैं संदीप खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। मित्रों देखिए दोस्तों, अपन लोग राजस्थान के इतिहास विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। राजस्थान के इतिहास विषय के अंतर्गत अपन मेवाड़ के इतिहास पर चर्चा कर रहे थे। दोस्तों बीती क्लास में अपन लोगों ने दोस्तों बप्पा रावल के बारे में बात कर ली थी। बप्पा रावल का जो शासनकाल था वो 734 ईस्वी से लगाकर 753 ईस्वी तक रहा। दोस्तों बप्पा रावल के बारे में बात की। 713 ईस्वी में इनका जन्म होता है। ईडर गुजरात में इनका जन्म होता है। इनका जो मूल नाम था वो कालभोज होता है। मित्रों रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग बताया गया, जबकि जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है उसमें बप्पा रावल को भी परवंशीय बताया गया है। दोस्तों उसके आगे अपन लोग बप्पा रावल के सैन्य अभियानों के बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों तो कल यहाँ तक बात हो चुकी थी दोस्तों कि बप्पा रावल ने 735 ईस्वी में इराक के जो शासक थे हज्जात को पराजित किया। 738 ईस्वी में अरबी आक्रांता जुनैद को पराजित किया। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जुनैद को बुरी तरीके से पराजित किया। उसके बाद जुनैद ने कालभोज को बप्पा की उपाधि दी। दोस्तों बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम अरबी आक्रांता था। ये हज्जात का भतीजा है, बाद में जाकर यह हज्जात का दामाद बन गया था। दोस्तों तो मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, जितने भी राजपूताना पर विदेशी आक्रमण हुए वो सिंध के रास्ते से हुए। तो मोहम्मद बिन कासिम के समकालीन सिंध का जो शासक था वो था दाहर सेन। तो मोहम्मद बिन कासिम दाहर सेन पर आक्रमण करता है। पहली बार में मोहम्मद बिन कासिम पराजित हो जाता है, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम हार नहीं मानता और दूसरी बार दाहर सेन पर आक्रमण करता है, जिसके पश्चात दाहर सेन की विजय होती है। दाहर सेन की पराजय होती है, मोहम्मद बिन कासिम की विजय हो जाती है। और मोहम्मद बिन कासिम की विजय के साथ ही सिंध पर अधिकार किसका हो जाता है मित्रों? मोहम्मद बिन कासिम का। ये बातें हो चुकी थी कल। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर अधिकार करने के बाद राजपूताना पर आक्रमण करना कोई बड़ी बात नहीं थी। मोहम्मद बिन कासिम राजपूताना पर आक्रमण करता है। बप्पा रावल ने बुरी तरीके से मोहम्मद बिन कासिम को पराजित कर लेता है। मोहम्मद बिन कासिम को पराजित कर बप्पा रावल विदेशी आक्रमणों से बचने के लिए रावलपिंडी में एक सैन्य चौकी स्थापित कर देते हैं। ये रावलपिंडी में जो सेना बैठी है वो योजना बनाती और गजनी में जाती, और गजनी के जो समकालीन शासक थे बप्पा रावल के वो थे सलीम, और सलीम को पराजित करके गजनी पर भी अधिकार कर लेती है कौन? बप्पा रावल की सेना। मित्रों यहाँ तक की बातें मित्रों कल हो चुकी थी। अब समय है इनको लिखने का, तो एक एक करके इनको लिखते हैं ताकि आपके नोट्स भी एकदम क्लियर हो। जब आप दोबारा पढ़े बिना वीडियो को देखें तो आपको एकदम साफ साफ समझ में आ जाए हर चीज़। देखिए दोस्तों, लिखिएगा 735 ईस्वी में, लिखिएगा दोस्तों 735 ईस्वी में 735 ईस्वी में बप्पा रावल ने 735 ईस्वी में बप्पा रावल ने इराक के शासक लिख दो या अरबी आक्रांता लिख दो, कुछ भी लिख दो, आप समझ में आना चाहिए आपको। इराक के शासक हज्जात को पराजित किया। किसको पराजित किया? हज्जात को पराजित किया। मित्रों ये ऐसे भी ना पूछ कर कि बप्पा रावल ने किस 735 ईस्वी में किसको पराजित किया, ऐसा ना पूछ कर ऐसा भी पूछ लेता है कि बप्पा रावल के समकालीन इराक का शासक कौन था, तो भी आपका जवाब होना चाहिए हज्जात। समकालीन शासक भी मित्रों आजकल पूछता है, तो आपको समकालीन शासक भी पता होना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा आपको कि बप्पा रावल के समकालीन जो प्रतिहार शासक थे वो नागभट्ट प्रथम थे। जो चालुक्य शासक या सोलंकी शासक थे वो विजयादित्य सेकंड थे। सर इसके आगे की बात करते हैं। 738 ईस्वी में अरबी आक्रांता जुनैद को पराजित किया। अरबी आक्रांता जुनैद को पराजित कर देते हैं। अरबी आक्रांता जुनैद को पराजित कर देते हैं। देखिए दोस्तों लिखते चलिएगा साथ साथ, अरबी आक्रांता जुनैद को पराजित किया। ये बातें मैं समझा चुका हूँ आपको, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझी हुई बातें हैं, कल भी बताया था। आज जो शुरुआती जो 1-2 मिनट में आपको पिछली क्लास से जोड़ने का जो कार्य किया है वो इसी के साथ किया है दोस्तों। इसके बाद लिखिएगा मोहम्मद बिन कासिम, ये तो नाम आपने सुना होगा जरूर। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहर सेन को पराजित कर, मोहम्मद बिन कासिम ने
दाहरसेन को पराजित कर, दाहरसेन को पराजित कर, दाहरसेन को पराजित कर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। दाहरसेन कहाँ का शासक था? सिंध का शासक था। दाहरसेन को पराजित कर मेवाड़ की ओर आगे, मेवाड़ की ओर बढ़ता है, पराजित कर मेवाड़ की ओर, पराजित कर मेवाड़ की ओर बढ़ता है। ये बात लिख लीजिएगा, मेवाड़ की ओर बढ़ता है। इसी में आगे लिखिएगा बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया। आगे की ओर बढ़ता है, दोनों में युद्ध होता है, दोनों की सेनाएं आमने सामने होती हैं। बप्पा रावल की सेना यहाँ पर विजय होती है और मोहम्मद बिन कासिम की सेना वापस लौट जाती है। बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया। बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम, बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया, मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया। जल्दी जल्दी से बप्पा रावल को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे के शासक देखते हैं। बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया, पराजित किया। ज़्यादा तेज में सिलेबस पढ़ा नहीं रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ तक की बात नोट कर लो मित्रों जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो कि बप्पा रावल ने इराक के शासक हज्जाज को 735 ईस्वी में पराजित किया। अरबी आक्रांत आते हैं जुनैद उसको 738 ईस्वी में पराजित किया। मोहम्मद बिन कासिम सिंध के शासक दाहरसेन को पराजित कर मेवाड़ की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ की ओर जब बढ़ते हैं तो उनका सामना होता है किससे? बप्पा रावल से। और बप्पा रावल की सेना ने मोहम्मद बिन कासिम की सेना को बुरी तरीके से धूल चटा दी थी मित्रों। यहाँ तक लिखते चलो मित्रों। अगर नहीं लिख रहे हो, बाद में लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि क्लास के बाद में आप लोग आसानी से लिख पाओ। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक बात और बताई थी मैंने, पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में, पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में, पाकिस्तान के रावलपिंडी, ये रावलपिंडी नाम किनके नाम पर पड़ा है? बप्पा रावल के नाम पर पड़ा है। तो अगर कोष्टक में लिखना है आपको तो लिख लीजिएगा दोस्तों। जितनी जानकारी ली जाए उतनी जानकारी कम है, तो सभी जानकारियों को इकट्ठा करते चलें। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में सैन्य चौकी स्थापित की, सैन्य चौकी स्थापित की। पाकिस्तान के रावलपिंडी में सैन्य चौकी स्थापित की दोस्तों। यहाँ तक की बात क्लियर। सैन्य चौकी जब स्थापित हो चुकी तो ऐसा तो नहीं कि सेना वहाँ बैठे बैठे लूडो खेलेगी। सेना कुछ ना कुछ तो करेगी। सेना योजना बनाती है और आगे अफगानिस्तान की ओर बढ़ती है। अफगानिस्तान में जो गजनी है, गजनी का शासक बप्पा रावल के समकालीन था सलीम, और सलीम को क्या होता है? पराजित कर दिया जाता है। देखिएगा मित्रों, गजनी के शासक सलीम को पराजित किया। गजनी के शासक सलीम को पराजित किया। गजनी के शासक सलीम को पराजित किया। यहाँ तक की बात क्लियर, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक सब कुछ एकदम नोट करो। आगे की ओर देखते हैं। आगे की ओर मैंने आपको अभी बताया कि जो बप्पा रावल के समकालीन है, आजकल क्या होता है दोस्तों, परीक्षा का ट्रेंड बदल चुका है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुका है। तो जो एग्जामिनर है वो समकालीन शासकों को भी आजकल पूछ लेता है। तो देखिए दोस्तों, बप्पा रावल के समकालीन प्रतिहार शासक, बप्पा रावल के समकालीन जो प्रतिहार शासक है, प्रतिहार शासक कौन है? प्रतिहार शासक होते हैं नागभट्ट प्रथम। बप्पा रावल के जो समकालीन प्रतिहार शासक होंगे वो होंगे नागभट्ट प्रथम। दूसरी बात लिखिए, बप्पा रावल के समकालीन जो चालुक्य बोल दो या सोलंकी, बप्पा रावल के समकालीन चालुक्य या सोलंकी, गुजरात के शासक चालुक्य या सोलंकी शासक जो हैं वो कौन होते हैं? याद रख लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो एक ट्रिक बता देता हूँ, ये तो आपको आगे याद होगी। बप्पा रावल को चित्तौड़ दुर्ग की विजय में सहायता की थी नागभट्ट प्रथम ने, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो शासक है इसका नाम याद रख लेना कि बप्पा रावल ने हर युद्ध में विजय ही प्राप्त की है। तो बप्पा रावल के जो समकालीन चालुक्य शासक थे वो कौन थे? विजयादित्य
विजयादित्य, और विजयादित्य भी कौन से, विजयादित्य सेकेंड, अर्थात विजयादित्य द्वितीय। यहाँ तक की बात नोट कर लो मित्रों एक बार, यहाँ आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए मित्रों आगे की ओर बढ़ेंगे, बप्पा रावल के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, बप्पा रावल के बारे में गहराइयों से पढ़ते हैं। चलो देखते रहिएगा दोस्तों, अब आँख नाक गुर्दा फेफड़ा आप सब कुछ खोल के एकदम सुनते रहिएगा दोस्तों, जहाँ लिखने की बात आए वहाँ लिखे, उसके अलावा सुनते रहिए। ये देखिए दोस्तों, ये रहे बप्पा रावल। बप्पा रावल 734 ईस्वी से लगाकर 753 ईस्वी तक बप्पा रावल का शासनकाल रहा। और बप्पा रावल को अपन लोग एक गोल घेरे में कैद कर लेते हैं मित्रों, सही है। अब देखिए मित्रों, बप्पा रावल के जो निर्माण कार्य है उनकी बात कर लेते हैं। बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। क्या करवाया दोस्तों, एकलिंगनाथ जी मंदिर, एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। किसने करवाया, बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ पर है, कैलाशपुरी में, कैलाशपुरी। और जो कैलाशपुरी है वो कहाँ है, UDP बोले तो उदयपुर। जो एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ है, कैलाशपुरी में, उदयपुर में है। इतनी बात याद हो गई आपको। बप्पा रावल ने जो राजधानी बनाई, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी, 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ जीता। 734 ईस्वी में जैसे ही शासक बने बप्पा रावल, तो बप्पा रावल ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी, पिछली क्लास में ये बात हो चुकी है, अपनी राजधानी बनाई नागदा को। ठीक है, दो बात बप्पा रावल के बारे में। तीसरी बात देखिए, आदि वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया किसने, बप्पा रावल ने। भगवान विष्णु का मंदिर है ये, आदि वराह मंदिर का निर्माण, आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया किसने, बप्पा रावल ने। इसके बाद देखिए, जो सहस्त्र बाहु या सास बहू का जो मंदिर है, सास बहू का मंदिर किनके शासनकाल में निर्मित है, बप्पा रावल के शासनकाल में निर्मित है। सास बहू के मंदिर का निर्माण, जो सास बहू का जो मंदिर है वो कहाँ है, नागदा में। सास बहू का जो मंदिर है वो कहाँ है, नागदा में। नागदा कहाँ पर पड़ता है, UDP उदयपुर में पड़ता है मित्रों। जो सास बहू का जो मंदिर है वो कहाँ है, उदयपुर में पड़ता है। इसके बाद देखिए, एक बात और लिखिएगा, नोट लगा के, नोट लगा के लिखिएगा। बप्पा रावल जो है, बप्पा रावल, बप्पा रावल को अजमेर में ना दोस्तों, बप्पा रावल को अजमेर से, बप्पा रावल को अजमेर से 115 ग्रेन का, 115 ग्रेन, ये ग्रेन है, ये मापने की इकाई है, जैसे किलोग्राम ग्राम ऐसे मापने की इकाई है ये। 115 ग्रेन का सोने का सिक्का मिलता है, 115 ग्रेन का सोने का सिक्का मिलता है मित्रों, सोने का सिक्का मिलता है। किसको मिलता है, बप्पा रावल को। नोट्स बनवाने के लिए लिख रहा हूँ मित्रों ये आपके, ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं, दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, अपनी कॉपी में देखें और तुरंत समझ जाएं दोस्तों। 115 ग्रेन का सिक्का मिलता है किसको, बप्पा रावल को। कहाँ से मिलता है, अजमेर से मिलता है दोस्तों। बप्पा रावल को अजमेर से 115 ग्रेन का सोने का सिक्का मिलता है। अब देखिए मित्रों, ये जो सोने का सिक्का है इस पर कामधेनु अंकित है, कामधेनु गाय का जो चित्र है वो अंकित है इस पे। त्रिशूल अंकित है इस पे, त्रिशूल बना हुआ है इस पे। वह बोप शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बोप शब्द लिखा हुआ है, बोप शब्द अंकित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए आपको। देखिए, बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया कहाँ, कैलाशपुरी उदयपुर में। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी क्या रखी थी, नागदा उदयपुर। आदिवराह मंदिर का निर्माण कराया। ये आदिवराह मंदिर भी कहाँ है दोस्तों, ये आदिवराह मंदिर भी कैलाशपुरी में है, कैलाशपुरी उदयपुर, UDP कहाँ है, उदयपुर। सहस्त्र बाहु मंदिर का निर्माण करवाया। सहस्त्र बाहु के मंदिर का जो निर्माण वो बप्पा रावल के शासनकाल में हुआ। कहाँ पर है ये, नागदा उदयपुर में है। इसके आगे एक नोट लगा के आपको एक बात लिखनी है, बप्पा रावल को अजमेर से 115 ग्रेन का सोने का सिक्का मिलता है, जिस पर कामधेनु, त्रिशूल व बोप शब्द अंकित हैं दोस्तों। यहाँ तक के ही कोई डाउट नहीं होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों यहाँ तक इस बात का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं भाई, धीरे धीरे सिलेबस की ओर आगे चलेंगे। आपने सुना होगा ना, दोहा तो सुना होगा, धीरे धीरे रेम ना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। नोट लगाइएगा, फिर से एक नोट लगाइएगा, नोट लगा के एक बात लिखिएगा। और ये जो नोट है
बहुत भारी भरकम है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो इतिहासकार हुए हैं, आपने पहले भी नाम सुना होगा G.H. ओझा का, गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। जो इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि जो मेवाड़ में जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे वो बप्पा रावल ने चलाए थे। तो ये बात आपको लिखनी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ G.H. ओझा, आप समझ जाइएगा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। G.H. ओझा के अनुसार, G.H. ओझा के अनुसार मेवाड़ में, G.H. ओझा के अनुसार मेवाड़ में, G.H. ओझा के अनुसार मेवाड़ में सर्वप्रथम, G.H. ओझा के अनुसार मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, सर्वप्रथम सोने के सिक्के, किसके सिक्के भाई? सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए। किसने चलाए? बप्पा रावल ने चलाए। ये यहाँ तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ तक की जो बातें मिलती हैं बप्पा रावल के बारे में मिलती हैं। और इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा तो बहुत बड़ी बात कह देते हैं कि मेवाड़ में जो सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे वो किसने चलाए थे? बप्पा रावल ने चलाए थे। और ये कथन ऐसा का ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है सीधा कि मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो आपका जवाब होना चाहिए बप्पा रावल। अगर इतिहासकार का नाम भी पूछे कि ये कथन किसका है, तो आपका जवाब होना चाहिए गौरीशंकर हीराचंद ओझा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब अपन लोग बात कर रहे थे कि जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल का शासनकाल 734 ईस्वी से लगाकर 753 ईस्वी तक रहा। तो क्या 753 ईस्वी में बप्पा रावल की मृत्यु हो गई थी? नहीं दोस्तों, जो 753 ईस्वी है, 753 ईस्वी में बप्पा रावल ने राज कार्य से संन्यास ले लिया था। 753 ईस्वी में बप्पा रावल ने, 753 ईस्वी में बप्पा रावल ने राज कार्य से संन्यास लिया। बप्पा रावल ने राज कार्य से संन्यास लिया, राज कार्य से संन्यास लिया। इनकी जो मृत्यु होती है भाई, इनकी मृत्यु तो होती है 810 ईस्वी में 97 साल की आयु में, 97 वर्ष की उम्र में होती है। तो जो बप्पा रावल की जो मृत्यु होती है 810 ईस्वी में। कब? 810 ईस्वी में। 810 ईस्वी में इनकी क्या उम्र होती है? 97 साल, क्योंकि इनका जन्म कब होता है? 713 ईस्वी में। तो 97 वर्ष की आयु, 97 वर्ष की आयु में। इनकी मृत्यु कितने वर्ष की आयु में होती है? 97 वर्ष की आयु में होती है, 810 ईस्वी में। जो बप्पा रावल है, इनकी जो समाधि बनी हुई है, जो बप्पा रावल की जो समाधि स्थल है, बप्पा रावल का समाधि स्थल कहाँ पर है? बप्पा रावल की जो समाधि बनी हुई है वो बनी हुई है कैलाशपुरी। कहाँ पर बनी हुई है दोस्तों? कैलाशपुरी। कैलाशपुरी कहाँ पर है? UDP। बहुत सी गाइडों में बप्पा रावल की जो समाधि है वो नागदा दी हुई है दोस्तों, लेकिन नागदा इसका सही जवाब नहीं है। आपको सही जवाब याद रखना है, बप्पा रावल का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? कैलाशपुरी में। नोट लगाइएगा फिर से एक बार फिर से एक नोट लगाइएगा, लिखिएगा। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं कि जो बप्पा रावल की जो मृत्यु होती है, बप्पा रावल की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? खुरासन नामक स्थान पर। जो खुरासन है वो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो लिखिएगा नोट लगाकर। कर्नल टोड के अनुसार, समझ जाइएगा, कर्नल जेम्स टोड की बात हो रही है। कर्नल टोड के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु, कर्नल टोड के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु, कर्नल टोड के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु, कर्नल टोड के अनुसार बप्पा रावल की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? खुरासन में। कहाँ होती है? खुरासन। ये खुरासन है स्थान का नाम। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के जो अनुसार है, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? बप्पा रावल ने चलाए। 753 ईस्वी में बप्पा रावल राजकार्य से संन्यास ले लेता है। 810 ईस्वी में बप्पा रावल की क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है। कितने वर्ष की आयु में? 97 वर्ष की आयु में। जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल का जो समाधि स्थल है, बप्पा रावल का समाधि स्थल कहाँ बना हुआ है? उदयपुर में बना हुआ है। नोट लगा के ये बात जरूर लिखिएगा। कर्नल जेम्स टोड साहब कहते हैं कि जो बप्पा रावल की जो मृत्यु होती है, बप्पा रावल की मृत्यु खुरासन नामक स्थान पर होती है। और जो खुरासन स्थान है वो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। यहाँ तक बप्पा रावल का इतिहास में बप्पा रावल के बारे में इतनी जानकारी मिलती है। जितनी जानकारी मिलती है दोस्तों, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई है। कहीं कोई भी बात छोड़ने का प्रयास नहीं किया गया। सब कुछ आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर कहीं कुछ और गाइडों में अगर आपको कुछ मिलता है तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब देखिए दोस्तों, बप्पा रावल के जो बाद में शासक बनेंगे, बप्पा रावल के उत्तराधिकारी कौन बनेंगे? बप्पा रावल के उत्तराधिकारी
बप्पा रावल के जो उत्तराधिकारी होंगे वो कौन होंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं लिख रहा हूँ इनकी वंशावली। जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल के बाद में जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं, बप्पा रावल के बाद में शासक बनते हैं खुमान। बप्पा रावल के बाद में जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं, खुमान। बप्पा रावल के बाद में शासक बनते हैं वो बनते हैं खुमान। खुमान के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं भृतभट्ट। भृतभट्ट भी कौन से, प्रथम। देखिए दोस्तों, खुमान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, सिर्फ एक जानकारी मिलती है कि खुमान सिंह के शासनकाल में चित्तौड़ दुर्ग पर पहला आक्रमण होता है दोस्तों। इसके बाद में कोई जानकारी नहीं मिलती खुमान सिंह के बारे में। सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको, इनके शासनकाल में। जब चित्तौड़ दुर्ग पढ़ाऊंगा मैं आपको तो वहाँ भी बताऊंगा। अगर अब याद होता है तो बहुत बेहतरीन बात है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके शासनकाल में चित्तौड़ पर पहला आक्रमण होता है, इनके शासनकाल में चित्तौड़ दुर्ग पर। कहाँ, चित्तौड़ दुर्ग पर, चित्तौड़ दुर्ग पर पहला आक्रमण होता है। चित्तौड़ दुर्ग पर पहला आक्रमण होता है किनके शासनकाल में होता है दोस्तों, बप्पा रावल के जो उत्तराधिकारी हैं खुमान, उनके शासनकाल में चित्तौड़ दुर्ग पर पहला आक्रमण होता है। खुमान के बाद जो उत्तराधिकारी बनते हैं वो बनते हैं भृतभट्ट प्रथम। भृतभट्ट के बाद में जो शासक वो बनते हैं वो मत्तट। कौन से, मत्तट। मत्तट के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है भृतभट्ट सेकंड। कौन सा भट्ट सेकंड, भृतभट्ट सेकंड। भृतभट्ट सेकंड के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है अल्लट। कौन बनता है दोस्तों, अल्लट। अर्थात भृतभट्ट सेकंड का जो पुत्र होता है वो कौन होता है, अल्लट होता है। ये सिर्फ वंशावली है दोस्तों, इनके बारे में इतिहास में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, इनके शासनकाल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, इनकी शासनकाल की कोई प्रमाणिक तिथि सामने नहीं आई है दोस्तों। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो मेवाड़ के जो प्राथमिक शासक थे उनके बारे में इतिहास में इतनी जानकारी नहीं मिलती है, उनका इतिहास इतना क्लियर नहीं है, सिर्फ ये नाम मिलते हैं। खुमान सिंह के बारे में तो इतना ही मिलता है कि इनके शासनकाल में चित्तौड़ में पहला आक्रमण हुआ, जबकि जो भृतभट्ट प्रथम है इनके बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि ये शासक बने ही नहीं थे। कुछ इतिहासकार इस बात को भी मानते हैं कि ये शासक नहीं बने, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भृतभट्ट खुमान के बाद में शासक बने थे। भृतभट्ट के बाद में मत्तट बनते हैं, मत्तट के बाद में कौन बनता है, भृतभट्ट सेकंड। और भृतभट्ट सेकंड का जो उत्तराधिकारी होता है, भृतभट्ट सेकंड का उत्तराधिकारी होता है कौन, अल्लट। यहाँ तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, अल्लट की। आगे की ओर बढ़ते हुए बात करते हैं किसकी, अल्लट की। ये हो गए अपने अल्लट। अल्लट के शासन काल की कोई प्रमाणिक तिथि सामने नहीं आती कि अल्लट का शासनकाल अब यहाँ से यहाँ तक रहा, ऐसा हुआ नहीं। जो अभी बताया मैंने, इनके जो पिता हैं, अल्लट के पिता का नाम क्या है, भृतभट्ट। भृतभट्ट भी कौन से, द्वितीय। जो अल्लट है, अल्लट की जो उपाधि आपने नाम सुना होगा, सर्वप्रचलित उपाधि है इनकी आलू रावल। अल्लट को ही क्या कहा जाता है मित्रों, आलू रावल। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आलू रावल की उपाधि किस शासक को मिली है, वो है अल्लट दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इनके बारे में 4-5 बातें हैं, ज़्यादा बातें नहीं है। इनके इतिहास के बारे में भी 4-5 सामान्य सी बातें हैं, वो बात करते हुए इनके भी जो इतिहास है इनको ख़त्म करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे अगले शासक पर। देखिए दोस्तों, जो अल्लट है वो प्रथम शासक हैं। अल्लट क्या, अल्लट प्रथम शासक है जिन्होंने नौकरशाही का गठन किया। किसका गठन किया, नौकरशाही का गठन करने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक कौन थे, आपका जवाब होना चाहिए अल्लट। बीते समय जो एग्जाम में हुई है उसमें प्रश्न पूछा गया है कि मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किसने किया, तो आपका जवाब होना चाहिए अल्लट। क्लियर जवाब होना चाहिए, कहीं असमंजस की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जो आपका गोला है एग्जाम में वो काला होना चाहिए। यहाँ आप देखकर कुछ भी करें, कितनी भी डींग हाँके, उससे कोई मतलब नहीं निकलता, वो सब व्यर्थ हैं जब तक कि आप एग्जाम में उत्तीर्ण नहीं हो जाते। ठीक है, एक बात तो ये मिलती है। दूसरी बात ये मिलती है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी अल्लट ने किया। अल्लट का जो विवाह है, मैंने आपको बप्पा रावल पढ़ाया उस समय भी बताया था कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय विवाह बप्पा रावल के माने जाते हैं। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं, कुछ इतिहासकार इस बात का खंडन करते हैं। लेकिन जो अल्लट है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया, किस मेवाड़ के शासक ने किया, तो आपका जवाब होना चाहिए अल्लट। और अल्लट का जो विवाह होता है वो खून की राजकुमारी हरिया देवी के साथ होता है। दो बातें होगी। तीसरी बात देखिए, जो अल्लट शासक बनते हैं, अल्लट शासक बनते ही क्या करते हैं, राजधानी पहले क्या थी इनकी, यहाँ तक जो शासक आए भृतभट्ट सेकंड तक,
उनकी राजधानी क्या रही बप्पा रावल के बाद में? नागदा। लेकिन जब अल्लट शासक बनते हैं तो अल्लट राजधानी चेंज करते हैं और आहड़ को अपनी राजधानी बना देते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक बात और, अल्लट के शासनकाल में जो है आहड़ में सारनेश्वर मंदिर का शिलालेख प्राप्त होता है। आहड़ में सारनेश्वर मंदिर का शिलालेख किसके शासनकाल में प्राप्त होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए आलू रावल अल्लट के शासनकाल में प्राप्त होता है। और अल्लट ने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसे कहते हैं जगत अंबिका माता का मंदिर, जो जगत गांव में, वो अंबिका माता का मंदिर है, जगत गांव में स्थित होने के कारण इसका नाम पड़ा है जगत अंबिका माता का मंदिर, जो उदयपुर में स्थित है। इसी जगत अंबिका माता के जो मंदिर है उसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर खजुराहो किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, जो खजुराहो है वो मंदिर निर्माण की एक शैली है। इसमें नगन मूर्तियाँ होती हैं दोस्तों। ये मुख्यतः एमपी की शैली है, लेकिन एमपी के जो मंदिर है उनकी तुलना राजस्थान के कुछ मंदिरों से भी की गई है। जैसे बात करें राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, तो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं, बंडदेवरा बारा को कहते हैं दोस्तों खजुराहो। ये बातें जो मैंने अभी आपको बताई, ये सब बातें अल्लट के बारे में मिलती हैं। तो एक एक करके इन सब बातों को लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, प्रथम शासक क्या? प्रथम शासक जिन्होंने नौकरशाही का गठन किया। प्रथम शासक जिन्होंने नौकरशाही का गठन किया। प्रथम शासक जिन्होंने नौकरशाही का गठन किया। ये बात क्लियर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर नौकरशाही क्या होता है? नौकरशाही का मतलब है कि काम के बदले वेतन। जैसे अब आप तैयारी कर रहे हो, आगे चलकर जैसे ही आपका चयन होता है तो आपको काम के बदले वेतन दिया जाएगा दोस्तों, काम के बदले वेतन दिया जाएगा, वही नौकरशाही कहलाता है। प्रथम शासक जिन्होंने नौकरशाही का गठन किया। प्रथम शासक जिन्होंने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाले प्रथम शासक। 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 अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाले प्रथम शासक कौन है? आलू रावल अल्लट। जो आलू रावल जो अल्लट है, इनका जो विवाह होता है, ये बात याद रखनी है आपको, इनका जो विवाह होता है वो होता है हूण की राजकुमारी। कहाँ की राजकुमारी? हूण की राजकुमारी। हूण एक स्थान का नाम है भाई। हूण की राजकुमारी हरिया देवी के साथ होता है। हूण की राजकुमारी हरिया देवी के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक नोट कीजिएगा एक बार। जो आलू रावल अल्लट है, इनके पिता का नाम क्या है? भरतवर्ष सेकंड। इनकी जो उपाधि मिलती है वो इनको उपाधि दी जाती है आलू रावल की। प्रथम शासक, मेवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने नौकरशाही का गठन किया है दोस्तों, तो वो आपका जवाब होना चाहिए आलू रावल अल्लट। और मेवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया है, तो भी आपका जवाब होना चाहिए आलू रावल अल्लट। और जो आलू रावल अल्लट है, इनका जो विवाह हुआ है वो हूण की राजकुमारी हरिया देवी के साथ हुआ है। जबकि मैंने जब आपको बप्पा रावल बताया था, तब बताया था कि कुछ इतिहासकार जो हैं वो मानते हैं कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय विवाह जो है वो बप्पा रावल ने किए थे। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर कि बप्पा रावल तो इनसे पहले शासक बनते हैं, तो पहले शासक बप्पा रावल होने चाहिए कि बप्पा रावल ने पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया। दोस्तों नहीं, अधिकांश इतिहासकार इस बात का खंडन करते हैं कि जो पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ वो आलू रावल अल्लट का हुआ, और आलू रावल अल्लट का विवाह हूण की राजकुमारी हरिया देवी के साथ होता है। मित्रों, यहाँ तक आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इतनी बातें नोट कर लिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, जो अपने आलू रावल अल्लट है इनके बारे में आगे की ओर बढ़ते हैं। इनका विवाह हो गया, यहाँ तक की बातें हो गई। अब देखिए दोस्तों, आलू रावल अल्लट से पहले जितने भी शासक आए, बप्पा रावल के बाद में और आलू रावल अल्लट से पहले, तो उनकी राजधानी रही नागदा। तो आलू रावल अल्लट ने अपनी राजधानी आहड़ को बनाई। अपनी राजधानी आहड़ को बनाया। ठीक है,
ये बात क्लियर होनी चाहिए। आगे चल के बहुत सी राजधानियां आएंगी, दिवेर, गोगुंदा, कुंभलगढ़, वो बात की बातें हैं, जैसे जैसे आती जाएंगी आपको बताता चलूंगा। लेकिन ये बात याद रखें, नागदा राजधानी बप्पा रावल ने बनाई, और जो आहड़ राजधानी है वो किसने बनाई? आलू रावल अल्लट ने बनाई दोस्तों। इसके बाद देखिए अल्लट के शासनकाल में, अल्लट के शासनकाल में, ये आप लिखते चलिएगा दोस्तों शुद्ध भाषा में, अल्लट के शासनकाल में, अल्लट के शासनकाल में आहड़ में, कहाँ? अल्लट के शासनकाल में आहड़ में सारणेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर? सारणेश्वर मंदिर। सारणेश्वर मंदिर का शिलालेख प्राप्त होता है। सारणेश्वर मंदिर का, सारणेश्वर मंदिर का, सारणेश्वर मंदिर का शिलालेख प्राप्त होता है। सारणेश्वर मंदिर का शिलालेख प्राप्त होता है। अगर आपको लग रहा हो कि मैं तेज तेज पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो आप कोई स्कूली शिक्षा के विद्यार्थी तो है नहीं, आप बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बहुत ही विद्वान व्यक्ति हो। आपने सोचा कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, आप वहीं विद्वान हो गए दोस्तों। तो विद्वान जो व्यक्ति हैं उनको धीरे धीरे पढ़ने का कोई आनंद नहीं आता दोस्तों। तो आपको तेज तेज पढ़ना है ताकि आपका जो सिलेबस है वो एक लिमिटेड पीरियड में पूरा किया जा सके और सब कुछ साथ लेते हुए किया जा सके दोस्तों। तो कम से कम आपको टाइम मैनेजमेंट का तो ध्यान रखना होगा दोस्तों। जो चीज़ें लिखवाई जा रही है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ देखते रहो और बाद में अपने समझ के अपने विवेक से नोट्स बनाते चलो दोस्तों उन्हीं बातों का। चलिए दोस्तों अब आगे की ओर बात करते हैं। जो आलू रावल अल्लट इन्होंने निर्माण करवाया जगत अंबिका माता के मंदिर का। किसका निर्माण करवाया? जगत अंबिका माता मंदिर का निर्माण करवाया। जगत अंबिका माता मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने। जगत अंबिका माता मंदिर का निर्माण करवाया। ये जगत अंबिका माता का मंदिर है, ये कहाँ पर है? यूडीपी उदयपुर में है। और किस गांव में है? जगत गांव में। कहाँ है? जगत गांव में। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जगत गांव में है। जो ये जगत अंबिका माता का मंदिर है, मैंने अभी बताया आपको कि इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं किसको? जगत अंबिका जो माता का मंदिर है इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। और जो राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहते हैं। राजस्थान का जो खजुराहो है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू मंदिर को। और ये किराड़ू मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। किराड़ू मंदिर को कहते हैं। और किराड़ू मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। ये जो खजुराहो ये मित्रों मंदिर निर्माण की एक शैली है जो मुख्यतः एमपी की है दोस्तों। इसमें नगन मूर्ति के मंदिर पाए जाते हैं। जो जगत अंबिका माता का जो मंदिर है दोस्तों, ये प्रमुख शक्तिपीठ भी है। क्या है? प्रमुख शक्तिपीठ भी है। जो जगत अंबिका माता का मंदिर है वो प्रमुख शक्तिपीठ भी है। शक्तिपीठ का जो मतलब है, शक्तिपीठ का मतलब है कि अपनी चमत्कारिकता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। राजस्थान में बहुत से मंदिर है जो अपनी चमत्कारिकता के लिए प्रसिद्ध है, उन्हें शक्तिपीठ कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आगे की ओर चलते हैं। देखिए मेवाड़ का खजुराहो, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बात करता हूँ हाड़ौती का खजुराहो। बंड देवरा बारां को कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो बंड देवरा को कहा जाता है जो बारां में स्थित है। मेवाड़ का खजुराहो, इतनी बात हो चुकी है, यहाँ तक याद रखिएगा। अपनी राजधानी आहड़ को बना देते हैं। इनके शासनकाल में आहड़ में सारणेश्वर मंदिर का शिलालेख प्राप्त होता है। और जो आलू रावल अल्लट है, इन्होंने जगत अंबिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया जो जगत गाँव उदयपुर में स्थित है। जगत गांव उदयपुर में स्थित है। इसी मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर जो है बाड़मेर उसको कहते हैं। और जो जगत अंबिका माता का मंदिर है ये प्रमुख शक्तिपीठ है दोस्तों। यहाँ तक की बात क्लियर? ठीक है, आगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और बातें करते हैं। जो आलू रावल अल्लट के बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है इतिहास में, तो जो आगे के शासक हैं उन पर अपन बात करेंगे। ये हो गए आलू रावल अल्लट। आलू रावल अल्लट के बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं नरवाहन। अल्लट के बाद में शासक बनते हैं नरवाहन। नरवाहन के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है शालिवाहन। अल्लट के बाद में नरवाहन, नरवाहन के बाद कौन बनता है? शालिवाहन। और जो शालिवाहन है, शालिवाहन का जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है शक्ति कुमार। कौन होता है? शक्ति कुमार।
शक्ति कुमार। ये फिर से वंशावली है, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। जो ये शासक है बीच के, इनके बारे में इतिहास में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती, इनके बारे में कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता, और जहाँ से कहीं प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता वहाँ से किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछने की संभावना नहीं होती। लेकिन आपको इस शासकों के नाम जरूर याद होने चाहिए दोस्तों, कभी भी पूछ सकता है। शालिवाहन का उत्तराधिकारी कौन होता है? शक्ति कुमार। नरवाहन का उत्तराधिकारी कौन है? शालिवाहन। तो ये चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। अब अपन शक्ति कुमार के बारे में 2-3 बातें मिलती हैं इतिहास में, उन पर गौर डालते हैं। तो हेडिंग डालिएगा अब शक्ति कुमार, हेडिंग डालिएगा शक्ति कुमार। चलिएगा मित्रों, अब पेन कॉपी साइड में रख दीजिए और ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अभी कुछ नोट करने वाली बात नहीं है। शासक कौन बनते हैं? शक्ति कुमार। इनके शासन के बारे में भी कोई प्रमाणिक तिथि नहीं मिलती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, शक्ति कुमार जो हैं, शक्ति कुमार के जो समकालीन है, शक्ति कुमार के समकालीन, शक्ति कुमार के समकालीन जो मालवा का शासक है, शक्ति कुमार के समकालीन जो मालवा का शासक है, मालवा का शासक है मुंज परमार। मुंज परमार। शक्ति कुमार के समकालीन मालवा का शासक कौन है? शक्ति कुमार के समकालीन मालवा का शासक है मुंज परमार। मुंज परमार क्या करता है? मुंज परमार आक्रमण करता है किस पर? मुंज परमार आक्रमण करता है किस पर? शक्ति कुमार पर। और शक्ति कुमार को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। जैसे ही शक्ति कुमार को पराजित करेगा कौन? मुंज परमार। मुंज परमार कहाँ का शासक है? मालवा का। किसके समकालीन है? शक्ति कुमार के समकालीन मालवा का शासक है मुंज परमार आक्रमण करता है किस पर? शक्ति कुमार पर, और शक्ति कुमार को पराजित कर देता है। जैसे ही शक्ति कुमार को पराजित करेगा, मुंज परमार का मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा दोस्तों। जो मुंज परमार है, मुंज परमार का एक छोटा भाई होता है। मुंज परमार जो है, मुंज परमार का छोटा भाई होता है नरसंसाक इनका छोटा भाई होता है। किनका? मुंज परमार का छोटा भाई होता है नरसंसाक। और इसका जो पुत्र होता है, नरसंसाक का जो पुत्र होता है, अर्थात मुंज परमार का जो भतीजा होता है, मुंज परमार का क्या भतीजा होता है, वो कौन होता है? भोज परमार। कौन होता है भाई? भोज परमार। भोज परमार होता है। इन्हीं भोज परमार का दूसरा नाम है त्रिभुवन परमार। त्रिभुवन परमार, त्रिभुवन परमार। ये बात आप यहाँ तक याद रखिएगा दोस्तों। जो शक्ति कुमार है, शक्ति कुमार पर जब मालवा के शासक मुंज परमार आक्रमण करते हैं, तो शक्ति कुमार के समकालीन जो राष्ट्रकूट शासक होता है, कौन? शक्ति कुमार के समकालीन जो राष्ट्रकूट शासक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रकूट शासक होता है धवल। राष्ट्रकूट शासक होता है कौन? धवल। इतनी बात याद रखिए। शक्ति कुमार के समकालीन मालवा का शासक कौन है? मुंज परमार। जबकि राष्ट्रकूट शासक कौन होता है? राष्ट्रकूट शासक होता है धवल। राष्ट्रकूट शासक होता है कौन? धवल होता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मुंज परमार इन पर आक्रमण करता है, किन पर? शक्ति कुमार पर। तो शक्ति कुमार की सहायता किसने की थी? शक्ति कुमार की मुंज परमार के आक्रमण के समय शक्ति कुमार की सहायता करने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था? राष्ट्रकूट शासक था धवल दोस्तों। ये प्रश्न भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर अधिकार किसका हो गया? मुंज परमार का। मुंज परमार का छोटा भाई कौन है? नरसंसाक। नरसंसाक का पुत्र अथवा जो मुंज परमार है, सॉरी पुंज नहीं है, मुंज है। मुंज पर, ये लिखने में गलती हो गई। मुंज परमार का जो भतीजा है वो कौन है? भोज परमार है, जिसका दूसरा नाम क्या है? त्रिभुवन परमार। त्रिभुवन परमार। त्रिभुवन परमार क्या करता है? चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है। कहाँ? चित्तौड़ दुर्ग में। चित्तौड़ दुर्ग में एक मंदिर का निर्माण करता है। चित्तौड़ दुर्ग में एक मंदिर का निर्माण करता है जिसे त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता है। एक मंदिर का निर्माण करता है जिसे त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता है। एक मंदिर का निर्माण करवाता है जिसे त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता है। त्रिभुवन इसी के नाम पे पड़ा है, इसका नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर। ठीक है। जो ये त्रिभुवन नारायण मंदिर है, इसको वर्तमान में मोकल मंदिर या समिदेश्वर मंदिर कहा जाता है, क्योंकि आगे चलकर इसी मंदिर का जो जीर्णोद्धार है, जो जीर्णोद्वार है, वो कौन करवाएगा? राणा मोकल करवाएगा। इसलिए इस मंदिर को क्या कहते हैं? इस मंदिर को मोकल मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इस मंदिर को मोकल मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी।
राजा अल्लट, अल्लट के बाद में शासक कौन बनता है? नरवाहन, नरवाहन के बाद में शासक कौन बनता है? शालिवाहन सेकंड, शालिवाहन के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं शक्ति कुमार। नरवाहन और शालिवाहन के बारे में इतिहास में इतना कोई जानकारी नहीं मिलती। जहां शासनकाल के बारे में पता चलेगा, जहां शासनकाल के बारे में प्रमाणिक जानकारी मिलेगी, वहां मैं आपको शासनकाल बताता चलूंगा दोस्तों। शक्ति कुमार के समकालीन देखिए राष्ट्रकूट शासक कौन है? धवल। जबकि जो मालवा है, मालवा में जो परमार शासक है वो कौन है समकालीन? मुंज परमार है। मुंज परमार का आक्रमण होता है तो शक्ति कुमार का साथ कौन देते हैं? राष्ट्रकूट शासक धवल देते हैं। राष्ट्रकूट शासक धवल देते हैं। तो मेवाड़, ये मुंज परमार की क्या हो जाती है? यहाँ विजय हो जाती है और शक्ति कुमार क्या हो जाता है? पराजय हो जाता है। तो मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर अधिकार किसका हो गया? मुंज परमार का। मुंज परमार का जो भतीजा है भोज परमार अथवा त्रिभुवन परमार, इसने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर, ध्यान रखिएगा, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर निर्माण करवाया मंदिर का, त्रिभुवन नारायण मंदिर का, जिसका जीर्णोद्धार बाद में राणा मोकल करवाए, जिसे वर्तमान में मोकल मंदिर या समिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहां तक की बातें क्लियर हो गई आपको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अगर मैं लिखवा देता हूं। चलिए दोस्तों, आपको एक बार इतनी बातें समझ गए होंगे तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आप लिखिए, ठीक है? लिखवाता हूँ आपको ताकि आपके नोट्स भी साथ साथ बनते चले। लिखिए दोस्तों, जो शक्ति कुमार है, शक्ति कुमार के जो समकालीन मालवा का शासक है मुंज परमार, समकालीन शासक, समकालीन मालवा शासक, समकालीन मालवा शासक, मालवा शासक मुंज परमार, मुंज परमार शक्ति कुमार को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। मुंज परमार शक्ति कुमार को पराजित कर, शक्ति कुमार को पराजित कर, शक्ति कुमार को पराजित कर मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लेता है। पराजित कर मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर, मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर, मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लेता है दोस्तों। मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लेता है, मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लेता है। इतना तेज भी नहीं लिखवा रहा, अगर आपको लगता हो कि तेज बोल रहे हैं या तेज लिखवा रहे हैं तो दोस्तों आप स्लो करके भी देख सकते हैं, स्पीड को स्लो करके देख सकते हैं। मेवाड़ का शासक कौन बना? शक्ति कुमार। शक्ति कुमार के समकालीन मालवा के शासक कौन थे? मुंज परमार। मुंज परमार ने क्या किया? शक्ति कुमार को पराजित कर मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। इस आक्रमण के समय जो शक्ति कुमार की जो सहायता की थी, शक्ति कुमार की जो सहायता की थी वो किसने की थी? राष्ट्रकूट शासक। किस राष्ट्रकूट शासक ने की थी? तो राष्ट्रकूट शासक का नाम क्या है? राष्ट्रकूट शासक धवल ने की थी। ये बात याद होनी चाहिए, यहाँ तक नोट कर लो। आगे की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुवन परमार, त्रिभुवन परमार, त्रिभुवन परमार या भोज परमार, त्रिभुवन परमार या भोज परमार ने, त्रिभुवन परमार या भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कहाँ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तो चित्तौड़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। यहाँ तक कहीं भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। शक्ति कुमार के बारे में सब कुछ एकदम क्लियर हो गया है। शक्ति कुमार के समकालीन मालवा का शासक मुंज परमार होता है, राष्ट्रकूट शासक धवल होता है। जो मालवा के शासक होते हैं मुंज परमार, उनका भतीजा होता है त्रिभुवन परमार या भोज परमार। चित्तौड़ दुर्ग में वो त्रिभुवन नारायण मंदिर का क्या करवा देता है? निर्माण करवा देता है। यहाँ तक की बातें मिलती हैं भोज परमार के बारे में, सिर्फ ये कितनी सी बात मिलती है शक्ति कुमार के शासनकाल की। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। आगे के जो शासक आएंगे, शक्ति कुमार का जो उत्तराधिकारी बनेगा वो बनेगा अंबा प्रसाद, अंबा प्रसाद के बाद में बनेगा सूची वर्मा, सूची वर्मा के बाद में बनेंगे हस्तपाल, हस्तपाल के बाद में वैरी सिंह, वैरी सिंह के बाद में विजय सिंह, और विजय सिंह के बाद में जो शासक बनेंगे वो बनेंगे रण सिंह। रण सिंह का ही दूसरा नाम है करण सिंह। उनके दो पुत्र होंगे छेम सिंह और राहब, जो आगे चल के रावल शाखा और सिसोदा शाखा अर्थात राणा शाखा का उदय होगा वहाँ से। तो यहाँ तक की बातें हो चुकी है। जो आगे की बातें हैं, आगे के जो शासक आएंगे उनके बारे में बात की जाएगी कल। सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।